देख रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से भारत के रिश्ते पाकिस्तान और चाइना के साथ लगातार तनावपूर्ण चले आ रहे हैं और एक लंबे समय से। क्या मूल वजह है जो ये समस्या खत्म नहीं हुई? सालों साल से ऐसा चला रहा है। देखिए, सबसे पहला तो जो है हमें समझना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते जो है चाइना और पाकिस्तान से क्यों खराब हैं। उसकी पहली मुख्य वजह जो है वो ये है कि चाइना जो है एक विस्तारवादी सोच रखता है। चाइना की जितनी भी सीमा के साथ में लगे हुए जितने भी देश हैं उनका हर किसी के साथ सीमा पे विवाद है। बेसिकली इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चाइना और पाकिस्तान के साथ में ये हमारे इस तरह के रिश्ते हमारे क्यों हैं। उसका पहला जो मुख्य कारण है वो ये है कि चाइना अपनी विस्तारवादी सोच रखता है। चाइना के हमारे साथ ही नहीं, जितने भी उसकी सीमा से लगते हुए देश हैं, चाहे वो रशिया हो, जापान हो या अन्य कोई भी देश हो जो उसकी सीमा से लगते हुए हैं, उन सबके साथ उसका कहीं ना कहीं विवाद है। सीमाओं पे विवाद है। जो समुद्र से लगते हुए देश हैं उनके साथ विवाद है उसका। और इधर जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं एक तरह से, क्योंकि वो देश जो बना था वो इस बेसिस पे बना था कि एक इस्लामिक देश होगा। और जिस तरह से उन्होंने हमला किया था, जो कि एक 1947 के आसपास जब हमारे देश का बंटवारा हो गया था, और जम्मू कश्मीर एक अपने आप में ये चाहता था शुरू से, जो वहाँ के राजा हरी सिंह थे, कि मेरा अपना एक अलग देश रहे, ना मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊँ ना पाकिस्तान के साथ जाऊँ। लेकिन वहाँ पाकिस्तान ने छल कपट से उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया, तो उन्हें बाद में यहाँ से सपोर्ट देना पड़ गया इंडिया में, जिस वजह से वो हमारे हिंदुस्तान के साथ में शामिल हुआ। तो तब तक वो पीओके घेर चुका था। तो जो हमेशा शुरू से विवाद रहा है वो चाइना के ऊपर विवाद रहा है पाकिस्तान से। आए दिन हम देखते हैं पाकिस्तान परमाणु बम से हमला करने की धमकी देता है, जबकि अगर परमाणु एटॉमिक बम जो है उसके पास जितने भी हैं क्वांटिटी में, हिंदुस्तान के पास उससे कई गुना ज़्यादा होंगे निश्चित रूप से। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? परमाणु बम में ऐसा क्या है कि जिससे कह रहे हैं कि सारी मानव जाति तबाह हो जाएगी? और जब दोनों देश एक दूसरे पर परमाणु बम से हमला करने के लिए स्वतंत्र होंगे तो पूरे विश्व में इसका प्रभाव जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, परमाणु बम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमाणु बम जो है जिस समय इंदिरा गांधी जी थी उस समय उसका प्रशिक्षण किया गया था, जो पहला प्रशिक्षण था जो पूरी तरह फेल हो गया था। 1974 के आसपास की बात थी। उसके बाद में जब वो फेल हुआ था तो जो अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका शुरू से एक सुपर पावर रहा है, तो उसकी तरफ से कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि कोई भी देश किसी भी देश को न्यूक्लियर सप्लाई नहीं कर सकता, कोई भी देश किसी भी न्यूक्लियर वेपन सप्लाई नहीं कर सकता, कोई भी देश किसी भी देश को यूरेनियम सप्लाई नहीं कर सकता, और भी कई तरीके के उसमें प्रतिबंध लगाए गए थे। तब उसके बाद में क्या था, हमें यूरेनियम वगैरह की जैसे दिक्कत पड़ी थी, क्योंकि हमें अगर एटम बम अपने ही बनाना था तो हमारे पास यूरेनियम उस टाइम पे मौजूद नहीं था। तब इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी जी ने उस समय एक अपना माइंड का गेम चलाते हुए उन्होंने कहा था कि एक काम करते हैं, गुजरात में एक एनर्जी प्लांट लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लांट लगाते हैं, और वहाँ पर यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। तो हम वहाँ पर उसमें जो खर्चा था उस समय वो करीब करीब 2 करोड़ के आसपास का था, 200 करोड़ के आसपास का था। तब उन्होंने अमेरिका से बातचीत करी कि एक काम कीजिए, आप हमारे यहाँ पर आके ये प्लांट लगाइए और हम आपको जो है 300 करोड़ में इसका प्रोजेक्ट दे देते हैं। अब वो अमेरिका वाले खुश हो गए कि भाई 200 करोड़ की चीज़ क्या, हमें तो 300 करोड़ रुपए सामने से मिल रहे हैं। अब वो माइंड की टेंडेंसी नहीं समझ रहे थे इंदिरा गांधी की, कि वो चाह रही थी कि एक बार यूरेनियम तो आए यहाँ पे काम के लिए, उसके बाद हमें देखना है कि उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। अब वो वहाँ पे जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लांट के लिए उन्होंने अपना प्लांट लगाने की प्रक्रिया चालू कर दी। अब उसके बाद में जरूरत पड़ी जब यूरेनियम की, उन्होंने कह दिया एक काम कीजिए, अपना प्लांट उखाड़िए और अपना वापस ले जाइए। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे, कह रहे हैं क्योंकि इसमें यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी और आपने तो प्रतिबंध लगाया हुआ है कि यूरेनियम सप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं हम आपको सप्लाई कर देंगे। तो वहाँ से जो है उन्होंने यूरेनियम सप्लाई कर लिया। अब ये तो हमें देखना था कि हमको उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो पहले से उनका पीट प्लांट था। अब उन्होंने जो है उससे अपना यूरेनियम लगा करके उन्होंने अपना चालू कर दिया अपना प्रक्रिया, जो उनको एटम बम बनाना था। अब उसमें जब उन्होंने प्रशिक्षण किया तो वो प्रशिक्षण पूरी तरह से फिर से फेल हो गया। कारण ये रह गया, जो यूरेनियम में उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो उसमें केवल 20% की थी जो एफिशिएंसी थी, और एटम बम के लिए जो एफिशिएंसी चाहिए होती है वो 80% की चाहिए होती है। इस चीज़ का हमें अनुमान नहीं था और हम जो है उस चक्रव्यूह में गिर गए। हमारे उस टाइम पे जो है देश को कई तरह के प्रतिबंध झेलने पड़े थे, और फिर उसके साथ ही जो है पूरी तरह से उसमें कई सारे डेवलपमेंट हो गए थे इसको एटम बम को लेकर के, कि कोई भी देश ना ही तो जमीन पर, ना ही आसमान में और ना ही पानी में इसका दोबारा जो है प्रशिक्षण कर सकता है।
अब उस दौरान में जो है वहाँ पर पाकिस्तान में भी उस पे एटम बम पे रिसर्च होनी चालू हो गई थी। उस समय जो है अजीत डोवल जी, जो आज के NSA नेशन सेक्रेटरी एडवाइजर हैं, उस समय वो IB और रो को लीड करते थे और वो पाकिस्तान में ही रह करके इस सारे काम को अंजाम दे रहे थे। जिस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे और हमारे देश में जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और वहां पर उन्होंने अपना इस कदर नेटवर्क पूरा बिछा दिया था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग थी वो डायरेक्ट इंदिरा गांधी से थी और वो एक एक चीज उनको रिपोर्ट करते थे। वो इस जहां पर उनका न्यूक्लियर चल रहा था प्रोग्राम पाकिस्तान का, वो उसके काफी करीब पहुंच भी चुके थे और उसको एड्रेस भी कर लिया था उन्होंने। आगे चलकर उन्होंने जो है वहां पर जो साइंटिस्ट थे वर्क करते थे, उनके किसी तरह से जहां वो हेयर वगैरह कटिंग कराते थे, उनके बालों के सैंपल इकट्ठे करके उन्होंने उसके लैब वगैरह में टेस्टिंग करा के पता करा था कि वहाँ रेडिएशन पाई गई थी उनके बालों में। तो उन्हें इस चीज की भी जानकारी मिल गई थी कि हाँ भाई पाकिस्तान जो है पूरी तरह से न्यूक्लियर की तैयारी कर रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है। और इस चीज की जानकारी उन्होंने उस समय के मौजूदा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को दी थी। और जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप चाहेंगे, आप अगर सीधा वार नहीं करना चाहते पाकिस्तान पे, तो हम इसको घुमा करके इसराइल के थ्रू वार करा सकते हैं। लेकिन इसराइलियों ने ये कहा कि हमें रिफिलिंग के लिए आपको आपका गुजरात को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑयल रिफिलिंग के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स में, अपने जो फाइटर जेट में, क्योंकि उनका डिस्टेंस थोड़ा सा उस समय ज्यादा था। उस समय उस हिसाब की तकनीकें नहीं थी जो तकनीकें आज हैं। लेकिन मोरारजी देसाई ने पूरी तरह से मना कर दिया था अजीत डोवल जी को कि हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, वो कर रहा है अपना, करता रहा प्रशिक्षण, हम अपना अपने हिसाब से देखते रहेंगे। तो ये हो सकता है शायद उनकी गलती भी रही हो या मैं नहीं जानता क्या रहा। और कई सारी ऐसी गलतियां और भी रही मोरारजी देसाई और उनके बीच में, अजीत डोवल जी के बीच में, कि जब वहां से उस समय के जो राष्ट्रपति थे, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था पाकिस्तान में, जब मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है फोन किया मोरारजी देसाई को, वहाँ के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से, और कहा कि आइए आप भी एक बार, आपको निमंत्रण देते हैं किसी, उन्होंने वहाँ पर कुछ इवेंट वगैरह रखा था तो उसके लिए कॉल किया था। तब हमारे मोरारजी देसाई ने बड़ा बड़प्पन में आकर के ये वाली बात बोल दी कि मुझे पता है तुम जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मुझे पता है तुम लोग जिस तरह से क्या क्या टेस्टिंग कर रहे हो, कहाँ कहाँ कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने करी थी, जिस वजह से जो हमारा IB, जो हमारा रो पूरी जड़ें फैला चुका था पाकिस्तान के अंदर 1980 के दशक में, उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया, उन सबको वहाँ पे उनके कत्लेआम करा दिए, क्योंकि उनकी भी एजेंसी थी उस टाइम पे अपनी, जिसको ISI एजेंसी बोलते हैं। और अजीत डोवल जी जिस तरह से करके वहां से अपनी जान बचा के भाग आए थे। तो ये तो उस समय की बात थी। अब उसके आगे चलकर जो है, जब हमारे देश में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे देश में राष्ट्रपति बने श्रीमान APJ अब्दुल कलाम आजाद जी, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनसे पहले भी एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चिदम्बरम साहब। तो चिदम्बरम साहब और APJ अब्दुल कलाम लगातार इस पर वर्किंग कर रहे थे कि कैसे हमारे देश को एटॉमिक पावर बनाया जाए, क्योंकि हम बाहर से खरीद नहीं सकते थे, हम पे प्रतिबंध लगा हुआ था, हम उसका प्रशिक्षण नहीं कर सकते थे, ना जमीन पे, ना आसमान में, और ना ही पानी में, समुद्र में। तो अब करा जाए तो करा कैसे जाए। अब अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री बने, 1998 की बात है, जब 13 दिन की सरकार के बाद में उनकी सरकार आई थी, तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी खुली छूट दे दी हमारे APJ अब्दुल कलाम आजाद जी को कि आप जो है किसी भी, कुछ भी करिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे भी आपको जरूरत है, हमें एटम बम चाहिए हमारे देश में, आपको पूरी खुली छूट है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तब उन्होंने अपनी सूझबूझ को पूरा करते हुए उन्होंने कह दिया कि भाई हम पूरा इस टाइम पे तैयार हैं, हमने एटम बम तैयार कर लिया है और हम उसका प्रशिक्षण करना चाहते हैं, क्योंकि देखना तो पड़ेगा ना कि एक्चुअल में वो पावरफुल कितना है। खाली आपने बम बना लिया उससे काम नहीं होगा, उसे फोड़ना तो पड़ेगा ही, सीधी सी बात आपको देखने के लिए कि उससे आहत कितना ज़्यादा होगा। तब जो बोला जाता है 9 मई 1998 में जो पहला प्रशिक्षण किया गया था पोखरण में, उस समय, अब जब उस प्रशिक्षण से पहले, करीब 1 महीने पहले की बात है, उसकी जब तैयारियों में लग गए थे, तो अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब अमेरिका को इस चीज़ की भनक लग गई थी, क्योंकि सीधी सी बात है, जयचंद बहुत रहते हैं हमारे देश में कि भाई इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर किसी वक्त हो सकता है, और उसने एटम बम कहीं ना कहीं पूरी तरह से बना लिया है। तब उनको कॉल आई थी APJ अब्दुल कलाम जी को, जो कहा जाता है इतिहास के पन्नों में भी कि उनको ऑफर दिया गया था नासा का हेड का, कि वो नासा का हेड बन जाए। अब APJ अब्दुल कलाम ने वो ऑफर ठुकरा दिया था कि नहीं, मैं तो, ना मेरी औलाद है ना कुछ है, मैं तो हिंदुस्तान के लिए और उसी की जन्मभूमि पे मैं दफन होना चाहता हूँ, ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी। तो APJ अब्दुल कलाम ने वहाँ पर जब गए थे नासा में, उन्होंने एक चीज़ नोटिस कर ली थी कि अमेरिका ने हर जगह सैटेलाइट लगाई हुई है इंडिया में, वो एक एक एक्टिविटी वॉच करता है इंडिया की, और अगर ये प्रशिक्षण करेंगे तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने देख लिया था कि जो सैटेलाइट है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में करीब करीब उसे 1.5 घंटा लगता है। तो उन्होंने कहा इस 1.5 घंटे में हमें ये इस काम को अंजाम देना है।
अब जो है पोखरण में सारी तैयारी कर दी। अब इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी से कि आप घोषणा कर दीजिए कि वहाँ पे जो है हम लोग युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अब वहाँ पर बन रहे थे बंकर्स, वहाँ बन रहे थे जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट टाइप में मतलब बन रहे थे वहाँ पे, कि एक इसलिए बनाया कि अरे इसके अंदर ही तो युद्ध अभ्यास होगा, पूरी तरह से एक बड़े लेवल पर हम युद्ध अभ्यास करेंगे। तो वो सब वहाँ पे प्रक्रिया, क्योंकि देखना था हमें कि एक्चुअल में कितना बड़ा विस्फोट होगा, उससे कितनी तबाही हो सकती है उस एटम बम से। अब उसके बाद में जो है ये सब तैयारी हो गई, फिर से ये सूचना दे दी गई अमेरिका के पास में कि भाई इन्होंने इस चीज़ का भी आइडिया लगा लिया कि जो आपकी सैटेलाइट है वो 1.5 घंटे में लौट कर आती है। उन्होंने उसका समय घटा करके वो 20 से 25 मिनट की कर दी थी। अब इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा भाई अब तो तुरंत ही उसको जो है हमें विस्फोट करना पड़ेगा। अब उन्होंने जो है वहाँ पर 9 मई 1998 में जो पहला टेस्ट हुआ था वो 9 मई 1998 में हुआ था, और पूरी तरह से वहाँ पर प्रशिक्षण किया गया और पूरा धुआं हो गया। अब वहाँ पे धुआं तो हो गया, काफ़ी कुछ उड़ भी गया। तो इसमें ये भी देखना बाकी था कि भाई एक्चुअल में कि विस्फोट कितना बड़ा हुआ है, क्योंकि अब फट जाए और वो फुस हो जाए तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। अब वो फट गया एकदम धूम धड़ाक, बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, तो फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं, फिर तो कोई कितने ही प्रतिबंध लग जाए। अब देखना तो जाकर मौके पर पड़ेगा। अब अब्दुल कलाम आजाद जी ने तुरंत ही जो है इधर से फोन मिला दिया अटल बिहारी वाजपेयी को कि जी आप घोषणा कर दीजिए राजस्थान में बहुत बड़ा तूफान आ गया है, कोई भी घर से बाहर ना निकले। इतने में अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन करके कह दिया और वो तुरंत अपना दूरदर्शन पर आ गए कि राजस्थान की जो है इलाकों में बहुत बड़ा तूफान आया है, कृपया करके कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। अब ये मीडिया में पूरी बात फैल गई थी उस दौरान में। तो जब 25 मिनट बाद में जब सैटेलाइट वापस गई, उसने रिपोर्ट किया अमेरिका में कि भाई ऐसे ऐसे कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ करा है इंडिया वालों ने। अब वो उनका जो है न्यूज़ मीडिया में चल रहा था, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं करा, वो वहाँ पे तूफान आया बहुत तगड़ा। अब ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब 11 तारीख को उन्होंने देखा कि हाँ भाई विस्फोट तो बढ़िया हो गया और जो है तबाही भी अच्छी खासी करी है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि अब मैं 2 बम और फोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 बार और टेस्टिंग करना चाहता हूँ। अब उन्होंने दहाड़ 2 बम और फोड़ दिए। अब उधर जो है दिक्कत ये हो रही थी कि पोखरण में बम फूट रहे थे और पाकिस्तान में भूकंप आ रहा था उसका। अब पाकिस्तान वालों ने फोन करा वहाँ पे अमेरिका में, अरे भाई इनने बम फटका दिया है, आकर के देख लो। अब वो उसकी जो है हवाएं उड़ गई अमेरिका की। अब उनने कहा नासा वाले से, अबे तुमने सैटेलाइट लगा के क्या तुम पे इतना खर्चा करा है कि तुम पे ये तक एड्रेस नहीं हो पाया कि वो एक्चुअल में एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। तो सैटेलाइट उन्होंने कहा नासा वालों ने कि मैंने तो कहा था जी आपको, आप ही कह रहे थे मौसम खराब है। तो उनकी सूझबूझ थी किस तरीके से हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है वो किस तरीके से सोचते थे और अटल बिहारी वाजपेयी क्या ताकत रखते थे। तो ये सूझबूझ का ही उनका नतीजा था। उन्होंने कई मर्तबा जब भी पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा आया, उन्होंने हमेशा बातचीत की, उन्होंने हमेशा पहल की कि चाहे एक बार फिर से बातचीत करनी पड़ जाए, कश्मीर का 1 इंच हिस्सा नहीं दूंगा। तो उनकी अपनी सूझबूझ ही थी। अब उस दौरान में जब इंडिया ने फटकाया इस बम को, अमेरिका पूरी तरह से एकदम बौखला चुका था कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि वो प्रशिक्षण बहुत बड़ा कामयाब भी हो गया था। अब 2-3 दिन गुजरे, उधर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बम फटका दिया, उसने अपनी अपना प्रशिक्षण कर लिया। अब अमेरिका हो गया पूरी तरह से बौखला गया कि भाई अब तूने क्यों करा, और जो है उसे लताड़ लगानी चालू कर दी पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं गरीब देश हूँ, मैं एक छोटा देश हूँ, मेरे पे तुम हावी हो रहे हो, और ये जो तुम्हारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब, और इन्हें तुम कुछ नहीं कह रहे कि चलो ठीक है जो तुम सजा हिंदुस्तान को दोगे वही सजा हमें मंजूर है। तो तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए हिंदुस्तान पे उस टाइम पे। और अटल बिहारी वाजपेयी को कहा गया, उस समय के जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अब आप इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ठीक है। अब वही वाली बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी छोटे मोटे अंजामों पे, वो छोटे मोटे काम कभी भी हाथ में लेते ही नहीं थे। उनके व्यक्तित्व अलग तरीके का था। जिस समय वो विपक्ष में रहते उस समय भी भारत का नेतृत्व करने के लिए वो यूएनओ तक गए थे। जो कि काम देश की सरकार का होता है वो विपक्ष में रह करके उस काम को करते थे। और जो हमारे नरसिम्हा राव जो थे उनको भी जो है अपने जो रक्षा मंत्रालय था, अपने जो हमारे उस समय के गृह मंत्री थे या आप कह दीजिए डिफेंस मिनिस्टर थे, उनसे ज़्यादा भरोसा उनको एक विपक्ष के नेता पे था। तो उनका एक अलग ही तरीके का एक अनुभव था, उनका एक अलग ही तरीके का आचरण था। और जब ये उन पे फ़ोन आया वहाँ से अमेरिका से और तमाम तरीके के उन पर दबाव बनाए गए कि अब आप देखिए, अब आप हर तरह के अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। अब उन्होंने सीधा एपीजे अब्दुल कलाम को फ़ोन किया, कह रहे ये जो बम फोड़ा तुमने, अब इसके 5-6 बम और तैयार कर ले। अब अगर हमारा जो भी लड़ाई होगी, अब वो फिर एटम बम की लड़ाई होगी, क्योंकि वो जानते थे भाई हमारी सेना जो है अमेरिका से तो जीत नहीं सकती,
कि अब हम सीधा वार जो करेंगे वो एटम बम का बात करेंगे, हम छोटी मोटी अब लड़ाई नहीं होगी। तो उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि तमाम तरीके के प्रतिबंध जो लगाए गए थे वो हिंदुस्तान पे भी लगा दिए थे, साथ ही पाकिस्तान पे भी लगा दिए थे। अब उसके बाद में जो है हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। लेकिन हमारे जो उद्योगपति थे, हमारे जो ऐसे देश में ऐसे लोग थे जो कि बाहर विदेशों में नौकरी किया करते थे, उन्हीं लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को उस समय संभाल लिया था। जो स्थिति आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है पूरी कोविड की वजह से, इससे भी ज़्यादा स्थिति उस समय खराब हो गई थी भारत की। लेकिन फिर भी हम लोग बाउंस बैक कर गए थे बहुत अच्छी तरह से। उसका कारण ये था कि जो हमारे विदेशों में जो हमारे देश के नागरिक कार्य कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनकी तरफ से बहुत बड़ी फंडिंग्स आई थी उस टाइम पे इंडिया के अंदर, बहुत बड़े बड़े कारोबार में उस समय इंडिया में पैसा लगा था। अब पाकिस्तान के साथ में समस्या क्या थी कि उन्हें जल्दी से कोई भी अपने यहाँ पे नौकरी पे नहीं रखता है। पता नहीं भाई कब कौन कैसे किसे मार दे, क्या कर दे क्या नहीं कर दे, कहीं भी चल करके हवा में फायरिंग कर दे। और हिंदुस्तान का जो वर्कर होता है, हिंदुस्तान का जो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि स्किल्ड वर्कर होता है, वो एक मल्टी टैलेंटेड आदमी होता है। अगर कोई किसी आदमी को आप कहेंगे कि उसको कोई आदमी है जो कि आपका पानी का कनेक्शन करता है, अगर आप कहेंगे यार मेरे घर पे जरा ये पंखा काम नहीं कर रहा है, जरा आकर देखो, वो सीढ़ी पे खड़ा होगा, पंखा भी वो उसका रेगुलेटर वगैरह भी चेंज कर देगा, उसका कंडेंसर भी चेंज कर देगा। तो मल्टी टैलेंटेड आदमी होता है। पुताई वाले से अगर आप कहेंगे, वो पुताई करता करता वो आपके बाहर का जो छोटा मोटा आपका नल वगैरह का काम होगा, गेट वगैरह कोई काम होगा, वो भी कर जाएगा वो, क्योंकि वो एक काम नहीं, वो किसी भी तरह के वो काम करना जानता है। एक मल्टी टैलेंटेड आदमी होता है, ये केवल हिंदुस्तान में पाए जाते हैं ये। और साथ ही जो है उसके आगे चल करके जो है पाकिस्तान ने फिर अब जब उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, तो उन्होंने ये फैसला लिया भाई हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स किसी से खरीद नहीं सकते, हम कोई बाहर से ट्रेड कर नहीं सकते, तो क्यों ना एक काम करें, हम जो ये न्यूक्लियर बम वगैरह बनाया है इसको बाहर भेज दें। जो छोटे मोटे देश हैं, जैसा आप आज साउथ कोरिया देख रहे हैं, जो अपने आप में एक अलग सा शेप लेकर के बालों की और अपने आप में तानाशाह बना हुआ है वहाँ का, उसको जो न्यूक्लियर बम दिया हुआ वो पाकिस्तान का दिया हुआ है। तो इस तरह से वो और देशों में जाकर के उन्होंने 2-3 देशों में जो है वो बेचना चालू कर दिया, क्योंकि उसको अपनी अर्थव्यवस्था बचानी थी, उसको अपने देश का राजस्व चलाना था। अब अमेरिका ने भाई कहा भाई ये क्या कर रहा, तो कह रहा और क्या कर रहे हैं, हम क्या भूखे मर जाएं क्या, या तो प्रतिबंध हटाओ या फिर हमें ये काम करने दो। तो अमेरिका ने उसके चलते हुए वहाँ पे उसने प्रतिबंध सारे हटा दिए थे। अब वहाँ इंडिया खेल गया कि अगर तुमने इनके प्रतिबंध हटाए तो फिर हमारे भी हटाओ, तो फिर हिंदुस्तान के भी सारे प्रतिबंध हटाने पड़े थे अमेरिका को। मैं जानना चाहूँगा कि एटॉमिक वार की स्थिति में पूरे विश्व में क्या स्थिति बनती है, और जैसे दूरी की अगर हम बात करें तो अमेरिका हमसे काफ़ी दूर है, क्या हम अमेरिका तक अगर वार करना चाहें तो कर सकेंगे? देखिए उस समय जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि और भी जैसे चीज़ें थी, इंडिया पे केस भी कर दिया था उस समय अमेरिका ने। उसने कहा भाई तुमने जो है न्यूक्लियर की वो न्यूक्लियर लिया है तुमने और देशों से, तो यूरेनियम लिया है मतलब और देशों से। तो उस समय जो है हम वो वाला केस भी जीत गए थे, क्योंकि हमने कहा था हमने तो यूरेनियम कहीं से खरीदा ही नहीं है, हमने तो खुद ही बनाया है, ये हमारे देश में पाया जाता है ये। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुमने जो है ये इसमें एक नियम तोड़ा है कि जो हमने ये नियम लगाया हुआ था कि कोई भी जो है प्रशिक्षण नहीं कर सकता, तो तुमने वो उसका नियम तोड़ा है। तो वहाँ पर भी हम लोग जीत गए थे उस केस को भी। हमने कहा हमने कोई ऐसा नियम ही नहीं तोड़ा, आपका नियम था कि आप जल पे उसका प्रशिक्षण नहीं कर सकते, आपने कहा था पृथ्वी पे हम उसका प्रशिक्षण नहीं कर सकते, जमीन पे। और तीसरा जो आपका नियम था कि हम उसका हवा में कोई प्रशिक्षण नहीं कर सकते, हमने तो जमीन के अंदर प्रशिक्षण किया था उसका, तो हम वो केस भी जीत गए थे। और साथ ही जो आपने कहा कि दूरी इसकी कि क्या हम अमेरिका पे आने वाले समय में वार कर सकते हैं क्या एटम बम का, देखिए एक केवल दूरी ही इसकी ऐसी होती है जो कि डिस्क्लोज नहीं करी गई किसी भी देश की। न्यूक्लियर जितने भी एटम बम है अभी तक, उनकी जो है दूरी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं गई कि एक्चुअल में वो कितनी दूर तक क्षमता रखते हैं अपनी वार करने में। कुछ ऐसे जो कि बहुत अच्छी तरह से डीप नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि जो पाकिस्तान के पास में जो बम बना हुआ है एक्चुअल में, न्यूक्लियर बम जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो ज़्यादा दूरी तक नहीं फेंका जा सकता। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जो उन्होंने सप्लाई किया हुआ है साउथ कोरिया को, तो अगर ऐसा होता कि साउथ कोरिया वाला नॉर्थ कोरिया को जो उन्होंने सप्लाई किया है, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि उन्हीं का ही जो न्यूक्लियर बम है वही वहाँ पर है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर नॉर्थ कोरिया के अंदर इतनी ताकत होती उस बम के अंदर कि वो साउथ कोरिया में फेंक देता, वो कब का फेंक चुका होता। तो इसका जो है ये रहस्यमय बात है कि उसके एक्चुअल में दूरी कितनी है उस एटम बम की, क्या वो उसी देश में ही फट सकता है या 2-3-10 किलोमीटर दूरी तक ही फेंका जा सकता है,
तो ये बड़ा रहस्यमय वाले सवाल है। फर्ज कीजिए एटॉमिक वार छिड़ जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, और धीरे धीरे जाहिर सी बात है पाकिस्तान के सपोर्टर मुल्क उसके साथ आएंगे, इंडिया के सपोर्टर मुल्क हमारे साथ आएंगे और विश्व युद्ध की स्थिति बन जाती है। हर एक के पास, ज्यादातर लोगों के पास एटॉमिक बम है, तो क्या मानव जाति का क्या होगा? मानव जाति बच पाएगी कहीं पृथ्वी पर, या फिर बिल्कुल जीरो से नया जीवन शुरू होगा कभी भविष्य में, या अंधे लूले लंगड़े अपाहिज बीमार लोगों का धरती उससे भर जाएगी? देखिए, जब भी पाकिस्तान के साथ में युद्ध होगा हिंदुस्तान का, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी चाइना की भी, रशिया की भी, अमेरिका की भी और तमाम बड़े बड़े देशों की। अब उसमें कई सारी स्थिति बन सकती हैं। आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुस्तान और चाइना एक हो जाए, ये भी एक स्थिति बन सकती है। और इस तरह की स्थिति भी बन सकती है कि हिंदुस्तान सीधा अटैक ना करे पाकिस्तान पे, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कराए। एग्जाम्पल के तौर पे इजराइल के थ्रू करा दे, जापान के थ्रू करा दे, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी समीकरण बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो आपको बोला कि इंडिया और चाइना कैसे एक हो सकते हैं, इसका मैं आपको इतिहास के पन्नों पे ले जाना चाहूँगा। जिस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे हिटलर, उनकी एक जो विस्तारवादी सोच हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उस समय में बहुत ज़्यादा, एक तरह से ये कहना चाहूँगा कि गलत हुआ था जर्मनी के साथ में, जिसके बाद में ही जर्मनी में ये ताकत उत्पन्न हुई थी हिटलर की। उन्होंने जो है लोगों के अंदर एक खून एकदम जज्बा भरा था कि तुम्हें अपने देश के लिए लड़ना है और मैं तुम्हें ऐसा देश देकर जाऊंगा कि तुम 1000 साल तक अपने आसपास के यूरोपियन देशों पर राज करोगे। तो उस समय जो है हिटलर ने एक समझौता किया था रशिया के साथ में, क्योंकि रशिया वहाँ का सबसे बड़ा देश था और उनका तनाव भी जो है रशिया के साथ रहता था जर्मनी का। लेकिन रशिया को अपने साथ लेकर के सबसे पहले तो होलैंड पे उन्होंने कब्जा किया था। वर्सों तक उन्हें जर्मनी ने कहा था वर्सों तक हम रखेंगे, वर्सों के उधर का हिस्सा तुम्हारा। इसी तरह से उन्होंने एक एक करके देशों पे, छोटे मोटे देशों पे कब्जा करना चालू कर दिया था। तो उसी तरह की स्थिति हिंदुस्तान और चाइना के साथ भी बन। देखिए, मैं कहना चाहूंगा शगुन जी कि आप मूल प्रश्न को बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होता है, केवल इन दोनों देशों के बीच एटॉमिक वार होता है, तो वहाँ आम जनता का क्या होगा? मनुष्य जाति जीवित रह पाएगी या नहीं? और अगर ये युद्ध धीरे धीरे सबके सहयोगी देशों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड वार के रूप में तब्दील कर लेता है, तो पूरे वर्ल्ड की क्या स्थिति होगी? मेरा मूल प्रश्न ये है। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो है नागासाकी और हिरोशिमा में एटॉमिक हमला हुआ था, जो कि अमेरिका ने करा था। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा सीख मिल चुकी है। इस समय तमाम देश हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हो चुके हैं, एटम बम हर किसी देश के पास है। तो जब भी वार होगा वो एटॉमिक वार होगा ही नहीं। जिस देश में एटम बम है, जब दूसरे देश को इस चीज़ की भनक हल्की सी भी लग जाएगी क्यों एटम बम छोड़ने वाला, तो वो वहीं नष्ट करने की अपनी अपनी ताकत रखता है। ये भी एक अपने आप में इंटेलिजेंस इनपुट हर देश के पास है। हर देश के पास में इतनी क्षमता है कि वो दूसरे देश का एटम बम उसी के देश में खत्म करने की ताकत रखता है। तब की और आज की कंडीशन में ये भी तो फर्क है कि तब जो पावर थी जिस समय जापान में ये बम गिराया गया, आज तो उससे 20-20 गुना ज्यादा पावर के बम डेवलप कर लिए गए हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन उसी हिसाब से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी तो डेवलप हुई हैं, उसी हिसाब से उसको नष्ट करने वाली ताकतें भी तो डेवलप हुई हैं, जो कि अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी गई हैं। लेकिन अगर चार तरफ से बमबारी हुई, एंटी बैलिस्टिक ने एक गिरा दिया, दो गिरा दिया, एक बाकी जो बम गिरा किसी भी कंट्री पर, तो वो तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। बमबारी होगी ही नहीं ना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो एक्शन लेने से पहले ही डिफ्यूज कर दिए जाएंगे। अगर किम जोंग जैसा कोई बेवकूफ और किस्म का तानाशाह आ जाए और उस पर इतनी पावर, तो वो कहाँ रुकेगा? पिछली बार आ तो गया था, क्या कर लिया उसने? कहाँ गिर लिया उनने बम? कहीं सुना? केवल वो एक वार की स्थिति तो बनती चलेगी खाली। क्योंकि जैसा आपने बताया कि उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो दूरी कितनी तक है, लेकिन जिसके पास पूरी दूरी के तमाम वो हैं, तो वो क्यों रुकने वाले हुए? तो मैंने वही तो आपको बताया, दूसरे देश में भी इंटेलिजेंस है, दूसरे देश में इस चीज की बना, क्योंकि हर देश में जयचंद पैदा है, हर देश में जयचंद इन्वॉल्व है। वो तुरंत एकदम लास्ट मोमेंट पे ही बता देंगे कि अब ये काम होने वाला है, तो उसकी जो है कहीं ना कहीं आप, यानी आपका कहना है ये है कि भले ही सभी देशों पर एटॉमिक पावर्स हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अपने ज्ञान की हमारे वृद्धि की है। वो बात अलग है कि कुछ मामलों में अगर मैं कहूँ कि कुछ 25% कहूँ, मेरी असहमति भी है। जैसे कि आपने कहा कि किसी भी परिस्थिति में न्यूक्लियर वार नहीं हो सकता, तो मेरा मानना है कि पता नहीं कौन सन की तानाशाह
प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति ऐसा हो और ये सब हो जाए। बहरहाल बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत कैलकुलेटिव आपने इतनी डिटेल्स दी हैं जिसे सुनने में काफ़ी आनंद भी आया। और बाकी कुछ प्रश्न मैं दर्शकों के लिए छोड़ता हूं कि वो तय करें, वो कमेंट्स में बताएं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उनकी अपनी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सहमति असहमति हो सकती है कुछ चीज़ों को लेकर के, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो सभी इसको वीडियोस को देखेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो भी कमेंट्स में रिप्लाई करें कि उनको क्या लगता है कि एक्चुअल में न्यूक्लियर वार हो सकता है यानी अभी भी, ये सारी बातें जान करके। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको आपके सवाल का जवाब दिया था, जो कि उससे पिछली वीडियो में इमरान भाई ने पूछा था कि ये जो कोरोना वायरस है कि ये चाइना के द्वारा छोड़ा गया है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। ना ही तो ये चाइना के द्वारा छोड़ा गया और ना ही ये 5G टेक्नोलॉजी के जरिए आया है। तो मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ। मेरे अपने अलग थोड़े से विज़न रहता है, मेरी अपनी थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन रहती है। और हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी अपनी एक अलग कैलकुलेशन होती है, तो उस हिसाब से ही आप उसमें सही गलत समझ सकते हैं। और साथ ही मैं एक और आपको उदाहरण के तौर पे कह देना चाहता हूँ, मतलब ये दर्शकों के लिए, कोई इस चीज़ को अदरवाइज ना ले। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो ये क्यों कहा जाता है? मैं उसका एक छोटा सा केवल एक ही उदाहरण आपको दूंगा। ऐसे तो खैर मेरे पास अनेक उदाहरण है, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिस समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था और हमारे देश का हमें प्रधानमंत्री चुनना था, जो कि एक आम चुनाव नहीं हुए थे उस समय में, तो तब जो है गांधी जी ने वोटिंग कराई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस समय उसमें वोटिंग हुई थी, तो उस समय पूरी तरह से जो एक मत आया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आया था। और उनका खाता भी नहीं खुला था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का, लेकिन तब भी जवाहरलाल नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया हमारे गांधी जी ने। उसका रीज़न ये था कि उनका कहना था कि जो है, जब उनसे पूछा गया था पत्रकार ने कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गांधी जी की बहुत ज़्यादा मान्यता थी हिंदुस्तान में, तब उन्होंने इसके जवाब में ये कहा था उस पत्रकार से कि यार देखो, वल्लभ भाई पटेल मेरी बात को मानता है, उससे मैं जैसा बोलूँगा वो वैसा करेगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मेरी बात को नहीं मानता है, वो थोड़ा सा अपने ईगो में ले जाता है चीज़ों को। उसकी अपनी इच्छा है कि वो देश का नेतृत्व करे। और वल्लभ भाई पटेल का ऐसा है कि उन्हें तो कुछ भी, कोई भी मंत्रालय दे दे, क्योंकि वो गृह मंत्रालय को बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं, तो उसे संभालेंगे। और जवाहरलाल नेहरू आप जानते ही हैं कि वो जो है पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे और साथ ही जो है विदेश मंत्री भी थे, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते थे और उसे कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर लेते थे बाहर देशों के नेताओं से। तो इस वजह से वो पहले विदेश मंत्री भी बने थे, जिसके लिए गांधी जी ने फिर दूसरा उनको, रिपोर्टर को ये भी बात बोली थी। इसका जो दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया था कि मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री इससे बना रहा हूँ कि बाई चांस अगर मैंने ऐसे ही चलने दिया कि जो लोगों की राय है कि वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए हमारे देश का, तो जवाहरलाल नेहरू कहीं ऐसा ना करे कि कांग्रेस को तोड़ दे। और अगर कांग्रेस में यहाँ फूट पड़ गई, हमारे देश में राजनीति में फूट पड़ गई, तो वैसे ही पहले ही इतनी रियासतों में हमारे साथ में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी ताकत अभी हमें जो है हमारे देश को आज़ाद करके जा रही है, फिर से हमारे देश पर कब्जा कर लेंगी। तो ये आपका अपना निर्णय हो सकता है आप सभी का कि गांधी जी की वो मजबूरी थी या वो देश के लिए ज़रूरी था। तो इसी तरह से कई बातों में ऐसा हो सकता है कि आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, दूसरे के विचार कुछ और हो सकते हैं, तो ये चलता रहता है। कुछ अब जैसे कई सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, मैं जगह जगह पे आपको बताता रहूँगा।